देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चली। प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये ट्रेन डीजल इंजनों का विकल्प बनेगी और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। स्वदेशी तकनीक से तैयार इस 10 कोच वाली ट्रेन में 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कुल करीब 2600 यात्रियों के सफर की क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है और प्रदूषण नहीं फैलता। तेज रिफिलिंग क्षमता और लंबी दूरी तक संचालन इसे भविष्य के लिए एक गेम चेंजर तकनीक बनाते हैं। इस ट्रेन को चलाने का मकसद उन रेल मार्गों पर डीजल इंजनों की जगह पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विकल्प उपलब्ध कराना है, जहां बिजली को ओवरहेड लाइन बिछाना कठिन या बेहद महंगा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये तकनीक भविष्य के परिवहन का अहम विकल्प मानी जा रही है। यही वजह है कि भारत भी हाइड्रोजन आधारित तेल तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11,21,000 से ज्यादा उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सों में दाखिल के लिए करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11,21,000 से अधिक उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सों में दाखिले के लिए क्वालिफाई हुए। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांचुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है। इस बार 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा, 138 ने 690 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा छात्रों ने 600 से ऊपर अंक हासिल किए हैं। सफल उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 13 भाषाओं में आयोजित की गई है। कोटा के आयुष बलोतिया ने 710 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 4, कार्तिक जैन ने रैंक 18 और गुंजन ने रैंक 52 हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। सफल छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अनुशासित तैयारी, लगातार मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया है। दिल्ली में वन महोत्सव 2026 के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। राजधानी के पीबीजी ग्राउंड समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस अभियान में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा सहित अन्य अधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रहे इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का है। योजना के तहत वन विभाग करीब 15 लाख पौधे लगाएगा, जबकि शेष पौधारोपण एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शहर के हर वार्ड, मोहल्ले, पार्क और सार्वजनिक स्थान तक हरियाली पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की। सरकार और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही दिल्ली को अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की भलसवा डेरी थाना पुलिस ने नकली भारतीय नोट छापने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की शुरुआत एक सतर्क दुकानदार की सूचना से हुई, जिसने 100 रुपए के नोटों पर शक होने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दी।
मौके पर पहुंचे बीट कांस्टेबल ने जांच के बाद नोटों को नकली पाया और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आए सुरागों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली और नवी मुंबई में छापेमारी की। मुंबई में चल रही अवैध प्रिंटिंग यूनिट से लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, विशेष वाटरमार्क वाले कागज और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सप्लायर, स्थानीय रिसीवर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नकली नोट डिजाइन करने वाले टेक्निकल मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 और 500 रुपए के सैकड़ों नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बाजार में खपाए गए नकली नोटों की जांच कर रही है। दिल्ली के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास रोड रेस की एक घटना ने हिंसक रूप ले लिया। बलिनो और ब्रेजा कार के मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। आरोप है बलिनो कार सवारों ने पहले अपने साथियों को मौके पर बुलाया और फिर एक युवक ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद तीसरी गोली ब्रेजा कार में सवार प्रिंस मान को लगी, जो उनके कूल्हे में जा लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी उधम सिंह राठी ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी मोहम्मद कैफ को पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। घायल प्रिंस मान को पहले बाबू जगजीवन राम अस्पताल और बाद में LNJP अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। CCTV खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में विवाद की वजह सड़क पर हुई मामूली टक्कर बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक का केप टाउन सोसाइटी में एक गार्ड के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना बीते बुधवार की है। जानकारी के अनुसार सोसाइटी के एक गार्ड ने बिना अनुमति एक निवासी की स्कूटी ले ली थी। काफी देर तक स्कूटी नहीं मिलने पर निवासी उसकी तलाश करता रहा। बाद में जब उसे पता चला कि स्कूटी गार्ड के पास है तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्साए निवासी ने गार्ड के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में गार्ड स्कूटी मालिक के सामने माफी मांगते और उसके पैर पकड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि गार्ड चोरी का मामला दर्ज न हो इसलिए माफी मांग रहा था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। थाना सेक्टर 113 पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में एक अध्यापिका की शिकायत के बाद दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों का मामला सामने आया। रतनपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने गांव के ही वसीम और जावेद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। शिकायत के मुताबिक उसे एक मदरसे में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने, 50,000 रुपए दिलाने और बाद में निकाह करने की बात कही गई। विरोध करने और शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देने का भी आरोप है। पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग पैसे लेकर समझौता करने का दबाव बनाने और उसके घर पहुंचे थे। पुलिस ने वसीम, जावेद समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज उपभोक्ताओं ने देर रात महावीर चौक स्थित मुख्य बिजली घर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर अधिकारियों के फोन बंद मिले या किसी ने कॉल तक रिसीव नहीं की। लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, लेकिन विभाग की ओर से ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही शिकायतों का समय पर समाधान किया गया। अगर तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणों से बिजली बाधित थी तो विभाग को इसकी जानकारी पहले ही सार्वजनिक करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों ने शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायत व्यवस्था को बेहतर बनाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बिजली जैसी जरूरी सुविधा में इस तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
जम्मू से पवित्र अमरनाथ यात्रा का 16वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। अधिकारियों के मुताबिक भगवती नगर यात्री निवास से कुल 4,640 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की। इस जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं के लिए 171 वाहनों का काफिला रवाना किया गया। इनमें 1,626 यात्री बालटाल मार्ग से, जबकि 3,014 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से आगे बढ़े। अधिकारियों ने बताया कि बालटाल रूट का काफिला सुबह 2:42 पर रवाना हुआ, जबकि पहलगाम रूट का काफिला सुबह 3:11 पर रवाना किया गया। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। 16वें जत्थे के रवाना होने के साथ ही इस साल अब तक जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,09,128 पहुंच गई है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी से सामने आया एक दिल दहला देने वाला मामला लोगों को झकझोर कर रख गया। महसी तहसील के टिकुरी गांव में 14 वर्षीय सुनील कुमार नदी किनारे गया था। तभी घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया और गहरे पानी में खींच ले गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की चीख सुनकर उसके परिजन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन घड़ियाल उसे पानी में ले गया। इसके बाद घड़ियाल काफी देर तक बच्चे को अपने मुंह में दबाए नदी में घूमता रहा। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि बचाव अभियान में देरी हुई और उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि सुनील अनाथ था। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। प्रशासन और वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। बिहार के गया जिले से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम बच्चे को कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना गुरुपा थाना क्षेत्र के रघुनाथ नगर गांव की है। जानकारी के मुताबिक 3 साल का पीयूष बीती शाम करीब 8 बजे खेलते समय अचानक बोरवेल में गिर गया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। पटना से पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सुबह करीब 3 बजे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। बच्चे के बाहर आने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पीयूष को तुरंत स्थानीय फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। चिकित्सकों के अनुसार बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ की टीम की तत्परता और स्थानीय प्रशासन के सहयोग की सराहना की जा रही है। घटना के बाद गांव में खुशी का माहौल है और परिवार ने राहत महसूस की है। गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग का खतरनाक मामला सामने आया है। सोना चौक पर सुबह करीब 5 बजे काले रंग की थार और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि थार पलट गई और कार सवार लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि थार सवार युवक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 युवतियां और एक युवक शामिल है। आरोप है कि टक्कर के बाद थार सवार युवकों ने दूसरी कार में मौजूद महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थार चालक रोहित को मौके पर पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी का सेक्टर 14 में कैफे है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह शराब और तेज रफ्तार सामने आ रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कुलगाम जिले के डीएचपोरा इलाके के चेकवट्टू गांव में घायल तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। घायल तेंदुए के गांव के पास दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर तेंदुए को बिना किसी अप्रिय घटना के सुरक्षित पकड़ लिया गया।
तेंदुए को उपचार के लिए वन्य जीव केंद्र भेजा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी चिकित्सीय जांच और इलाज करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया जाएगा। वन्य विभाग का कहना है कि घायल वन्य जीवों को बचाना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि समय पर चलाए गए रेस्क्यू अभियान से न केवल गांव में किसी संभावित हादसे को टाला जा सका, बल्कि घायल तेंदुए की जान भी सुरक्षित बचाई जा सकी। धार्मिक नगरी पुष्कर में आस्था, सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का ऐसा भव्य संगम देखने को मिला जिसने हर श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। ब्रह्मा की नगरी के पवित्र पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाट पीतांबरी रंग में रंग उठे और पूरा वातावरण भक्ति, उल्लास और जय घोष से गूंज उठा। जयपुर के जनता कॉलोनी शुभ मंगल सत्संग मंडल की ओर से आयोजित पगड़ी एवं पीतांबरी महोत्सव के तहत हजारों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने सबसे पहले बद्री घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद हाथों में पीतांबरी लेकर बैंड बाजों, भजन कीर्तन और पुष्कर राज की जय के गगनभेदी जयकारों के बीच श्रद्धालु भव्य शोभा यात्रा के रूप में घाटों की ओर बढ़े। देखते ही देखते करीब 1850 मीटर लंबी पीतांबरी से पूरे पुष्कर सरोवर के 52 घाट एक ही रंग में सिमट गए। चारों ओर ऐसा मनमोहक दृश्य था जहां आस्था अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई दे रही थी। अगर आप भी हारे के सहारे लगातार बाबा खाटू श्याम के दरबार में शीश झुकाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूरी खबर आपके लिए है, क्योंकि 20 जुलाई को खाटू श्याम में होने जा रहा है बाबा श्याम का दिव्य और विशेष तिलक श्रृंगार। वो पावन क्षण जब बाबा का अद्भुत श्रृंगार, विशेष पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। लेकिन इस खास आयोजन के चलते श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए बाबा के दर्शन का इंतजार करना होगा। 19 जुलाई की रात 10 बजे से 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम के मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान खाटू श्याम में सिर्फ बाबा की विशेष सेवा, पूजा और तिलक श्रृंगार की विधियां पूरी की जाएंगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने देश भर के श्याम प्रेमियों से अपील की है कि वे इस अवधि में खाटू आने से बचें और दर्शन खुलने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि बाबा के दरबार में हर भक्त की आस्था सबसे बड़ी है और बाबा का आशीर्वाद हर श्याम प्रेमी पर हमेशा बना रहता है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भक्त आते हैं। सबकी तमन्ना यही होती है कि बाबा के दर्शन बेहद करीब से हो और महाकाल बाबा की अद्भुत छवि में खो जाएं, उनके अद्भुत स्वरूप में लीन हो जाएं। कई बार आपने सुना होगा कि दर्शन कराने का दावा करने वाली कई ऐसी वेबसाइट है जो भक्तों को ठगती है, लेकिन इस बार महाकाल मंदिर में AI वाला फर्जीवाड़ा देखकर सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। अब इस पास को देखिए जो VIP पास है। इस पास के सहारे मंदिर परिसर में भोपाल के कोलार के रहने वाले भरत और उसके 2 नाबालिग साथियों ने एंट्री कर ली, लेकिन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान सुरक्षा कर्मियों की नजर पास पर लिखे गर्भगृह दर्शन पर पड़ी। तब जाकर इस बात का शक हुआ कि इस पास में फर्जीवाड़े की कहानी हो सकती है। दरअसल ये फर्जी VIP पास था जिसे AI की मदद से बनाया गया था, जिस पर लिखा गर्भगृह दर्शन से इस फर्जीवाड़े का पूरा सच सामने आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भरत उइके निवासी कोलार रोड भोपाल के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। वहीं उसके साथ मौजूद दोनों नाबालिगों के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस कार्रवाई के बाद तीनों को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से बाबा महाकाल के दर्शन भी कराए गए। कनाडा में जंगलों की भीषण आग अब लोगों की जिंदगी और परिवहन दोनों पर भारी पड़ रही है। ओंटारियो के आर्मस्ट्रॉन्ग इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटों के बीच से एक मालगाड़ी गुजरती दिखाई दे रही है। चारों तरफ धधकते जंगल और बीच में दौड़ती ट्रेन। ये नजारा किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है, लेकिन हकीकत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजी से फैलती आग की वजह से रेलवे को एहतियातन 3 मालगाड़ियों को रास्ते में रोकना पड़ा। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावी इलाकों में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। उधर जंगलों की आग का असर कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो तक पहुंच गया। नॉर्थ वेस्टर्न ओंटारियो में लगी वाइल्ड फायर में उठता धुआं दक्षिण ओंटारियो में फैल गया।
जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए एयर क्वालिटी वार्निंग को बढ़ाकर ऑरेंज लेवल कर दिया है। लोगों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घर के भीतर रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिका के टेक्सास से कुदरत का खौफनाक कहर देखने को मिला। सैन एंटोनियो शहर में आए एक विशाल बवंडर ने भारी तबाही मचाई, जिसका डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आसमान से जमीन तक फैला एक विशाल बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है। कुछ ही पलों में बवंडर सैन एंटोनियो के दी रिम इलाके के पास जमीन पर उतरा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाता चला गया। बवंडर की चपेट में आने से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के साथ उड़ता मलबा और चारों तरफ फैली अफरा तफरी ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन के करोल इलाके के पास एक चलती बस में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस धू धू कर जलने लगी और उससे उठने वाला धुआं आसमान को छूता हुआ नजर आया। राहत की बात ये रही कि आग की लपटें विकराल होने के ठीक पहले बस में सवार सभी यात्रियों को सूझबूझ और मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों ने आग पर काबू पाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी शुरुआत के साथ ही नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एमसीडी का कहना है कि इस बार जल भराव, जर्जर इमारतों और पेड़ों से जुड़े खतरों को कम करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया है। नालों की सफाई की जा रही है। वहीं एमसीडी मेयर परवेश वाही के मुताबिक मानसून से पहले करीब 1,75,000 मीट्रिक टन गाद नालों से निकाली गई। जल भराव न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मॉनसून को लेकर चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी तमाम दावे कर रही है कि इस बार जब लगातार बारिश होगी तो लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा और इसी को लेकर जो नाले हैं, जो नालियां हैं, उनकी सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ जो बड़ा नाला है जिसमें गंदगी भर गई है उसे साफ करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे सावधानी यानी कि काम प्रगति पर है, उसके लिए मार्किंग भी कर दी गई है। चारों तरफ आप देखेंगे दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज के 60 गौरवशाली साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर का दौरा किया और छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद भगत सिंह कॉलेज ने पिछले 6 दशकों में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई और कॉलेज की 60 सालों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने त्यागराज स्टेडियम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कैच द रेन अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि राजधानी में बढ़ते कंक्रीटीकरण की वजह से बारिश का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता, जिससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार सरकारी इमारतों में बड़े स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित और बंद पड़े सिस्टम को दोबारा चालू कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कैच द रेन। हमने जब इसको पहली बार सुना कैच द रेन तो मन में आया कि रेन को कैसे पकड़ें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाएंगे तो आपका बोरवेल का परमिशन भी हम लोग देंगे। दिल्ली में झुग्गी वासियों को पक्का आशियाना देने के लिए दिल्ली सरकार ने भरसभा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को नए सिरे से तैयार करने का काम तेज कर दिया है।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि करीब 7,400 फ्लैट्स का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि लोगों को सिर्फ मकान नहीं बल्कि बेहतर जीवन मिल सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहां एक और फ्लैट्स को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इलाके की टूटी सड़कें अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ हर ब्लॉक का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कई जरूरी सुझाव भी दिए। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तारित स्वरूप के अनुसार पुराने डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर सुविधाओं वाला घर मिल सके। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली से लद्दाख की प्रसिद्ध पेंगोंग झील तक जाने वाली 10 दिवसीय कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत देश में जिम्मेदार और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें महिला सोलो ड्राइवर्स भी हिस्सा ले रही हैं। ये कार रैली दिल्ली से लद्दाख तक के पर्यटन स्थलों, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया के सामने पेश करेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे पहल देश के कम चर्चित पर्यटन स्थलों को नई पहचान देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। 10 दिन की इस यात्रा में ये भारत के पर्यटन की असीम संभावनाओं, उससे जुड़े हुए डिफरेंट तरह के वर्टिकल्स, उन सब के बारे में न केवल वीडियो करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट अचानक एक अखाड़े में बदल गई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक की GS7 सोसाइटी का है, जहां AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के विवाद को लेकर दो लोग आपस में भिड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लिफ्ट के अंदर पहले से खड़े एक शख्स से बाद में आया आदमी बहस करने लगता है। देखते ही देखते दोनों के बीच की ये बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लिफ्ट के अंदर ही एक दूसरे पर लात घूंसे चलाना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के बावजूद दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।